आंकड़ों की संख्या हुई 1176। प्रदेश के 8 जनपदों में अब कोई कोरोना एक्टिव केस नहीं। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया, प्रदेश में आए सभी बच्चों को रखा जाएगा क्वारंटाइन में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की बैठक में निर्देश दिया, 10 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस वाले जनपदों में लॉकडाउन प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी जारी। और इंडियन ऑयल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तीय भट्टाचार्य ने कहा, प्रदेश में सभी इकाइयां कर रही हैं काम, लोगों को घर तक सुविधाएं पहुंचाने की जा चुकी है पर्याप्त व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब कोरोना के मामले 7.5 दिनों में दोगुने हो रहे हैं। पहले ये 3.5 दिनों में यानी 3 दिन और आधा दिन में दोगुने हो रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में कोविड-19 को लेकर अच्छी खबर दिखाई दे रही है। लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इंप्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है, जिसमें कि दिल्ली 13.1 डेज, छत्तीसगढ़ 13.3 डेज, तमिलनाडु 14 डेज और बिहार 16.4 डेज। ये जितने राज्य हैं यहां पर 20 से कम करीब डबलिंग रेट नोटिस किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक देश में कोरोना के कुल 17,656 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 14,255 मामले सक्रिय हैं, जबकि 2,841 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण भारत में अभी तक 559 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए, इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि कोटा से लौटे सभी बच्चों का होम क्वारंटाइन करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 10,500 से अधिक बच्चों को प्रदेश में लाया गया है, जिन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा। लखनऊ के लोक भवन में दैनिक प्रेस वार्ता में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 1,176 केस हुए हैं, जिसमें से 1,030 केस एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि 8 जनपदों में अब एक्टिव केस नहीं हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि लोक बंधु हॉस्पिटल को जल्द ही कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 129 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। ये 10 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव जनपद हैं, उनके लॉकडाउन की व्यवस्था जो निर्णय डीएम्स ने लिया है कि वो पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी यथावत रहेंगे। पिछले 3 दिन में कोटा से प्रदेश के लगभग 10,500 से अधिक बच्चों को बसों से लाया गया। बसों में आधी संख्या में यात्री रखे गए, जिससे कि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग बस में रहे। हमारे बॉर्डर पर आने पर, झांसी और आगरा के बॉर्डर पर आने पर उनकी प्रारंभिक मेडिकल जांच भी की गई, स्क्रीनिंग की गई और फिर जिन जनपदों के वो बच्चे थे उन जनपदों में एक एक बच्चे की पुनः मेडिकल टेस्टिंग की गई और उसी कड़ी में फिर उसके बाद जो है टेस्टिंग के बाद उनको क्वारंटाइन में भेजा गया। यह कार्य जो है पिछले 3 दिन में बड़ा सावधानी पूर्वक किया गया है। इस क्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि होम क्वारंटाइन किया जाए। उनके कार्यालय में जो सीएम हेल्पलाइन है, सभी बच्चों के मोबाइल नंबर्स भी लिए गए और बच्चों को हिदायत दी जा रही है मोबाइल करके, फोन करके, कि वो होम क्वारंटाइन में ही रहें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये बच्चे जो आए हैं उनको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड भी करा दिया जाए और तब उनको घर भेजा जाए। प्रदेश में इस समय कुल एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस 1,030 हैं। 1030 कुल केसेस जो अभी तक हुए हैं वो 1176, 1176, उसमें से 1030 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस इस समय हैं। 129 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। जो इन्फेक्शन है ये अब तक 52 दिनों से
इन्फेक्शन के प्रकरण सामने आए हैं। आज 3 नए जिले इसमें जुड़े हैं, जो कि मऊ, एटा और सुल्तानपुर, इन 3 जिलों से इन्फेक्शन की नई सूचना आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केसेस वाले जनपदों में लॉकडाउन व्यवस्था को पूरी तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों का और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अपने एक सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि कोटा, राजस्थान से प्रदेश वापस लौटे सभी बच्चों को होम क्वारंटाइन में रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन बच्चों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद ही उन्हें घर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में सुरक्षा चक्र न टूटने पाए, इसके लिए पूरी सतर्कता बरतना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस बल और पूरी मेडिकल टीम को हर हाल में संक्रमण से सुरक्षित रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मी सुरक्षा के उपकरण लगाकर ही ड्यूटी पर जाएं, मास्क, दस्ताने और शील्ड का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। कोविड-19 के रोगियों के उपचार में लगे डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों को प्रत्येक दशा में संक्रमण से बचाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 के सैंपल की टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए। राजकीय मेडिकल कॉलेज विहीन मंडल मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए। चिकित्सा कर्मियों के कोविड नियंत्रण प्रशिक्षण एवं अस्पतालों में संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय करते हुए इमरजेंसी सेवाओं का संचालन प्रारंभ किया जाए। प्रदेश में 27 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में सरकार के निर्देश पर कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इनमें कृषि, फूड प्रोसेसिंग, ग्रामीण उद्योग समेत कई कार्यों को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है। जहां भी इसका पालन नहीं होगा, वहां अनुमति वापस लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण यहां पहले जैसा ही लॉकडाउन का पालन होता रहेगा। जिन जिलों में 10 या 10 से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं, वहां भी लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा। प्रदेश में भी आज से 27 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में लॉकडाउन खोलने की परिस्थितियां बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने कल सभी जिलाधिकारियों से बात की और कहा कि जहां हॉट स्पॉट हैं उनको छोड़ के और जिन जिलों में 10 या 10 से अधिक मरीज हैं उनको छोड़ करके ये जिले खोल दिए जाए। इसमें फूड प्रोसेसिंग है, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में काम है, कुछ इंडस्ट्रियल काम है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बंद रहेंगी। बड़े मार्केट बंद रहेंगे, बड़ी दुकानें बंद रहेंगी, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, व्यवसायिक जितने बाकी का चीज़ें हैं वो बंद रहेंगी। और लखनऊ में लगातार लॉकडाउन की स्थिति चलेगी, इसलिए कि जिलाधिकारी ने इसके निर्देश दे दिए हैं कि लखनऊ के करीब 14 हॉट स्पॉट सेंटर हैं जिनमें अभी तक मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में लखनऊ नहीं खोला जाएगा, लेकिन 27 जिलों को छोड़ करके अवध के क्षेत्र में सीतापुर को छोड़ करके बाकी सारे जिले खोले जा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके निर्देश दिए गए हैं। कुछ ढील का फायदा तभी मिलेगा जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, अन्यथा ये सुविधाएं भी वापस ली जा सकती हैं। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक एवं उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख उत्तीय भट्टाचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। इनमें 800 पेट्रोल पंप, 4000 गैस एजेंसी, 26 बॉटलिंग प्लांट, 11 टर्मिनल और 26 डिपो काम कर रहे हैं। मथुरा रिफाइनरी भी पूरी क्षमता से उत्पादन कर रही है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों के खाते में सरकार द्वारा पैसे भेजे जा चुके हैं। जो भी कनेक्शन धारक गैस बुक कराएं, वो खाली सिलेंडर और पैसा डिलीवरी मैन को उपलब्ध करा दें। गैस की कोई कमी नहीं है। कंपनी ने काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और भोजन की व्यवस्था भी की है। इसमें ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्टर लेबर भी शामिल हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी, ये दोनों के खूब करीब की चीज़ है। और हर ऑयल कंपनी, स्पेसिफिकली इंडियन ऑयल, हम लोग हमारे चेयरमैन श्री संजीव सिंह साहब के तत्वावधान में हम लोग ये देखते हैं कि हर उजाला बेनिफिशियरी का घर में एलपीजी पहुँचे। अभी का समय देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हर
PMEY बेनिफिशियरी का अकाउंट में उनकी जो बैंक अकाउंट हमारे साथ जुड़े हुए, आधार के साथ जुड़े हुए हैं, हर बैंक अकाउंट में 1 सिलेंडर की पैसा पहले से ही भेज दिया गया है और ये पैसा से हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और डिलीवरी बॉय जाके उनको फ्री में रिफ़िल देंगे। वो पैसा हम वहाँ से उनको उठा के हमको दे दिया जाएगा और हम उनको फ्री रिफ़िल देंगे। और ये हम बखूबी से निभा रहे हैं। जानिए कि टोटल उत्तर प्रदेश में टोटल 145 लाख ऐसी PMEY बेनिफिशियरी है, उन सभी का घरों में हम पहुँचाएंगे और सबको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई घर से बाहर ना आए, हम घर तक पहुँच के देंगे। समाचार अभी जारी रहेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। ये लीजिए चाचा। अरे राजेश भाई, दीपक, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। हाँ, और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ पूछ। और सूरज भाई, आपको तो निमंत्रण मिल ही चुका है। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इनमें श्रम मंत्रालय में 2000 मजदूरों की शिकायतें आई हैं। इन शिकायतों में अधिकतर शिकायतें वेतन न देने और नौकरी से निकालने की हैं। इन सब शिकायतों से निपटने के लिए मंत्रालय ने प्रदेश सरकारों को नोडल अफसर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। अब हर प्रदेश में एक नोडल बनाने को कहा गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि यह नोडल अधिकारी श्रमिकों की समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में ही श्रमिकों को रोजगार दिलाने के प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया। परसों देश के सारे श्रम मंत्रियों को पत्र लिखे थे कि भाई अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखें और उनकी एक चिंता करें। और हमने श्रम मंत्रालय की ओर से एक व्यवस्था बनाई है। देश में 20 स्थानों पर अपने विभाग के संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है कि वो लेबर कोई सा भी है उसकी समस्या को सुने और हम एक समय की सीमा में उसका निस्तारण करें, क्योंकि आने वाले समय में मजदूरों की समस्याएं ज़्यादा आएंगी। तो उन परसों से हमने काम शुरू करा है। कल शाम तक करीब 2000 शिकायतें हमारे पास आ गई थी और उसमें अधिकांश शिकायतें वे थीं जिनका सीधा संपर्क राज्य सरकारों से है। तो राज्य सरकारों को हमने जोड़ने का काम करा है कि राज्य सरकारों से ये भी कहा है कि हर राज्य जो है अपने यहाँ एक लेबर मंत्रालय की तरफ से किसी अफसर को जिम्मेदार बनाए, नोडल अफसर बनाए, उनकी समस्या सुने और हम उनका निस्तारण कैसे करें। हमने अपनी ओर से एक सूचना दी है कि मजदूर से कम हो या ना हो, पर मार्च और अप्रैल का वेतन देने की बात एम्प्लॉयर से दिलवाने की जाए और उसको एक सही ढंग से लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री के पिता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री के पिता के निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित समेत तमाम लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पिता के अंतिम समय पर पास न होने का दुख जताते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे और अपनी मां व परिवार के सदस्यों से अपील की है कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल होकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार तथा शुभचिंतकों को संबल प्रदान करे। आज उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिता आनंद सिंह बिष्ट जी के 10:44 पर
दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। मुख्यमंत्री जी के पिताजी के निधन से मैं ही नहीं, प्रदेश की 23 करोड़ जनता और देशवासी भी दुखी हैं। पूरे सरकार की ओर से हम इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। गाजियाबाद में अब तक कोरोना के कुल 1695 सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपलों में से 1172 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें 43 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इनमें से 10 कोरोना मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कुल 33 कोरोना से संक्रमित मरीज अभी जिले में हैं। इन 33 मरीजों में से 5 मरीज जिले के बाहर दिल्ली और मेरठ के अस्पतालों में भर्ती हैं और बाकी 28 मरीजों का इलाज जिले में ही चल रहा है, जो कि पूर्णतया स्थिर हैं। इन सभी मरीजों में 13 मामले कल ही सामने आए हैं। सभी को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है, जिसमें से 12 मरीज जमाती बताए जा रहे हैं। हमारे सैंपल्स अभी तक हम लोग ले चुके हैं, जिसमें 1172 की रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हो चुकी है और 43 हमारे इसमें पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें हमारे 43 में से 10 ठीक हो चुके हैं और इस समय एक्टिव रूप से हम पर 33 कोरोना पॉजिटिव हमारे ज़िले में हैं, जिसमें 5 ज़िले के बाहर एडमिटेड हैं, जैसे दिल्ली और मेरठ में, और बाकी 28 हमारे अपने जनपद में हैं जिनका इलाज चल रहा है। सभी स्टेबल हैं और बिल्कुल लगभग माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्टोमेटिक हैं जी। ये बिल्कुल जमात से संबंधित, इसमें 12 लोग हैं, 13 में से 12 जमात से संबंधित हैं। बदायूं जिले में 5 नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 13 हो गई है। बदायूं के जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि जनपद भेजे गए पहले संक्रमित व्यक्ति की एक रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। अगर दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आई तो जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12 रह जाएगी। वहीं जिले के ककराला कस्बे के 33 लोगों की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है और कुछ रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए जिले में लॉकडाउन जारी है और उसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। सभी तरह के पास निरस्त कर दिए गए हैं और उन जगहों को हॉटस्पॉट कर दिया गया है जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और उस जगह को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। वगैरह हमने दी थी उसको सभी को समाप्त कर दिया है। सारे पासेज वगैरह हमारे पूर्व में जो जारी हुए थे सभी निरस्त कर दिए गए हैं। अब नए सिरे से फिर हम पासेज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ ही साथ ये जो हॉटस्पॉट जोन है यहाँ, क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए यहाँ पे कुछ गिने चुने जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको केवल परमिशन दी गई है। उनके नाम और मोबाइल नंबर आज हम पेपर में भी पब्लिश करवा रहे हैं और इसके अलावा इस एरियाज़ में केवल पुलिस ऑफिसर्स को और नगर पालिका के और मेडिकल की टीम को, केवल इनको आने जाने की अनुमति रहेगी। बाकी पूरी तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन यहाँ पे रहेगा। कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा मास्क को अनिवार्य रूप से पहनकर निकलने का आदेश दिया गया है। प्रयागराज नगर निगम द्वारा गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को लॉकडाउन के समय मास्क बनाने का कार्य दिया गया है। इस कार्य के माध्यम से जहां एक और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को घर बैठे रोजी रोटी मिल रही है, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, वहीं बाजार में सस्ते दामों पर मास्क की उपलब्धता भी हो रही है। महिला स्वयं सहायता समूह की नीलू देवी मौर्य और सानू द्विवेदी ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इस कठिन समय में जब सारा बाजार बंद है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रयागराज के मंडलायुक्त आर रमेश कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क बहुत जरूरी है। मास्क बनाने का काम हमको नगर निगम स्वयं सहायता समूह से मिला है और जिससे हमारी घर बैठे महिलाओं को इस समय सारे दुकान सबका रोजगार बंद है। उसकी वजह से नगर निगम से हमको ये सहायता मिला है। हम घर घर जाके औरतों को दे दिए हैं और जो ऑर्डर मिला है उससे कुछ अर्थ हो जाता है और हमारे स्वयं सहायता समूह से क्या कहते हैं, औरतों को कुछ पैसा भी मिल जाता है और दिन भर में लगभग 150 बना लेती हैं अपना 100-150, तो अपना उस हिसाब से पैसा भी मिल जाता है। उनका कुछ घर का खर्च चल जाता है और उससे हम लोग को कुछ बहुत खुशी मिलती है। सारी महिलाएं घर बैठ के काम कर रही हैं।
इसके? जी, इस समय जो है हमको काम मिला है, ये बहुत ही अच्छा काम मिला है, क्योंकि इस समय सब बेरोजगार घर में भी बैठे हुए हैं, किसी पार कोई कार्य भी नहीं है। और योगी जी, मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इन लोगों के जरिए, हमारे मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के जरिए हम लोगों को घर बैठे थोड़ा सा ये सब काम मिल गया है। हम लोग गृहिणी महिला बचत समूह से हैं, तो इससे हम लोगों का टाइम भी पास होता है और घर बैठे कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। और हम लोग सब मिल के समूह की औरतें ये सब कार्य अपना कर लेते हैं घर पे। आम जनता के लिए सरकार के द्वारा ये निर्देश दी गई है, इसको मास्क 3 लेयर्ड मास्क अपने डोमेस्टिक, अपने लोकल व्यवस्था में इसको बना करके और 3-4 सैंपल्स बना करके रखा जाए। और ये भी है, उसको रोज रीयूजेबल भी कर सकता है। इसको धो करके दोनों तरफ सुखा करके, सूखने के बाद इसको पुनः पहनने के लिए ये व्यवस्था है। इसी क्रम में हमारा ग्रामीण अंचलों में ग्राम विकास विभाग की तरफ से जो स्वयं सहायता समूह बना हुआ है, नगर पालिका का दो तरफ से ये डूडा का माध्यम से 2 स्वयं सहायता समूह है, ऑलरेडी गठित है, जो सक्रिय है। उन्हीं लोगों को माध्यम से जो अभी एक ये डिमांड आया है मास्क का, इसको बनाने के लिए एक अच्छा मौका मिला। मैं समझता हूँ ये एक सामाजिक काम है, जो हमारा महिलाएं हैं, हमारा बहनें हैं जो लगे हुए हैं, ये भी उन लोग भी इस महामारी के साथ में लड़ने का उनका कदम उठाया है। इसके साथ साथ उन लोगों को भी जीवन यापन करने के लिए एक स्रोत भी बन जाता है। लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में उपजिलाधिकारी विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार निखिल शुक्ला और नायब तहसीलदार शैलेंद्र सिंह ने क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों को चिन्हित कर उनको भोजन व आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराईं। उपजिलाधिकारी ने बताया कि मलिहाबाद क्षेत्र में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से मजदूरी के लिए आए श्रमिक लॉकडाउन के चलते फंस गए हैं। तहसील प्रशासन द्वारा 239 प्रवासी श्रमिकों को चिन्हित कर रोजाना उन्हें भोजन उपलब्धता के साथ साथ नगद राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। खाना पीना तो हमको मिलता है कोई 500 रुपये खर्ची, मतलब एक हफ्ता पे, और कोई परेशानी नहीं है। बाकी अब काम मतलब बंद है हमारा, तो हफ्ते पे तो खाना मिलता ही है हमको, और तो कितना कुछ। यहाँ मलिहाबाद के एसडीएम साहब जो हैं, जो खाने पीने की सारी व्यवस्था एसडीएम साहब सब करते हैं। और जो भी रोज देना हमारे एसडीएम साहब किसी के हाथ का स्वयं चल के आते हैं, एसडीएम साहब दे जाते हैं, खाने आने की व्यवस्था कराते हैं। जो भी हो सकता है वो खुद ही दे जाते हैं, आके चल के यहाँ खुद एसडीएम साहब हमारे मलिहाबाद तहसील से। हम यहाँ मंडी में काम कर रहे 6 महीना, गणपति मेगा बिल्डर के पास, और ये आम मंडी है। 6 महीने से हम काम कर रहे हैं, और यहाँ हर हफ्ते 500 रुपये खर्चा के लिए दिए जाते हैं, और काम बिल्कुल बंद चल रहा है। खाने के लिए तहसील तरफ से आ रहा है खाना। ये लॉकडाउन जिस समय घोषणा हुई उस समय हमारे यहाँ तहसील क्षेत्र में लगभग 5-6 जगहों पे बाहर से आए मजदूर और कुछ बाहर से आए जिले से आकर लोग यहाँ पर लॉकडाउन में फंस गए थे, जिनके लिए हमारी तहसील के द्वारा उनका चिन्हीकरण किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे हैं उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। और ऐसे 239 लोग हैं जो हमारे क्षेत्र तहसील क्षेत्र में बिहार के, मध्य प्रदेश के, उड़ीसा के या कुछ अन्य जनपदों के लोग हैं, वो रह रहे हैं, और उनके खाने पीने और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसका निस्तारण किया जा रहा है। हमारे लेखपाल लगातार उनके संपर्क में है, प्रधानों के, कोटेदारों के माध्यम से और तहसील के माध्यम से बराबर उनकी निगाह रखी जा रही है और सारा यहाँ पर उनका प्रबंध किया जा रहा है। 24 या 25 अप्रैल से शुरू हो रहे रमज़ान मुबारक के मौके पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद ने मस्जिदों में नमाज ना अदा कर घरों में नमाज पढ़ने के लिए लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए लोग एहतियात बरतें और इबादतें घरों पर करें। वायरस एक दूसरे को तेजी से चपेट में ले रहा है, मस्जिदों में इकट्ठा होने से ये तेजी से फैल सकता है। उन्होंने कहा कि वायरस के चलते जब मक्का और मदीना के अंदर इबादत बंद हो गई है तो यहाँ पर घरों में इबादत करने से सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। पूरी दुनिया में हालात जो है बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं और तकरीबन 70-75 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है और घरों से निकलना ममनू है। इस वक्त बड़ा इम्तिहानी दौर है, तो लोग साल भर तक माह रमज़ान का इंतज़ार करते हैं कि माह रमज़ान आएगा तो उस पर हम इबादत करेंगे। मस्जिदें भर जाती हैं, जहाँ 100 आदमी
जमात में रहते हैं, आम दिनों में वहाँ 2000 हो जाते हैं, इतनी तादाद बढ़ जाती है। लेकिन ये कि अब सूरत हाल बदली हुई है, लिहाजा उसी के लिहाज से इस्लाम का हुक्म जो है वो, इसको हुक्म सानवी कहते हैं। इसको एक तो हुक्म असली होता है, एक में वाकई होता है, एक हुक्म सानवी होता है कि हालात के लिहाज से हुक्म जो है वो बदल जाया करता है। ज़ाहिर है कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी और मजमा हुआ, माशाअल्लाह, अगर 1000 का मजमा है, 2000 का मजमा है, तो एक भी अगर मरीज़ पहुँच गया तो पूरी वो 1000 आदमियों की जान को ख़तरा है, क्योंकि ये मर्द ऐसा जालिम, ऐसा ख़तरनाक है कि बहुत तेज़ी से फैलता है, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे। इस वक्त एक वक्त में 1000 आदमी मुसीबत फैल जाएगा और सबकी जान खतरे में आ जाएगी। शाहजहांपुर में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को खाना बनाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री अप्रैल से अगले 3 माह तक उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को निःशुल्क गैस देने के फैसले से महिलाओं में काफ़ी खुशी है। उनका कहना है कि सभी कामकाज बंद होने के कारण घर में पैसे का अभाव है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने हम महिलाओं को निःशुल्क गैस देकर हमारे परिवार को खुशी दी है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग लॉकडाउन में देश सुरक्षित रखने में सरकार के साथ खड़े हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी पूरन सिंह ने बताया कि जनपद में 2,84,294 उज्ज्वला कनेक्शन हैं। लॉकडाउन के दौरान इस कनेक्शनों पर प्रधानमंत्री ने अप्रैल, मई, जून 3 माह के लिए गैस देने का फैसला किया है, जिसमें अप्रैल माह में अभी तक 1,07,574 लाभार्थियों के खाते में 8,26,16,832 रुपए भेज दिया गया है और आगे भी लगातार लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने का काम किया जा रहा है। और 3 सिलेंडर मुझे फ्री देने की योजना जो दी थी माननीय मोदी जी ने, उसके तहत मुझे 1 सिलेंडर फ्री मिल चुका है और और इस समय किसी को परेशानी भी नहीं हो रही है और न खाने बनाने की कोई दिक्कत हो रही है। हमारे बालक को क्या नाम गैस मिली थी और मोदी वाली, अब क्या नाम अब 3 महीने की दी है, बहुत वो है फायदा है जो मोदी जी ने उज्ज्वला गैस दी। सोनभद्र जैसे पिछड़े और पहाड़ी अंचल में खेती करने वाले छोटे किसान कोरोना महामारी में किसान सम्मान निधि द्वारा मिली राशि को संजीवनी के रूप में देख रहे हैं। किसान प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपए फसलों की कटाई से लेकर जरूरत की चीजों को खरीदने में लगा रहे हैं। जिले के महलपुर, बघनारी, सेमिया, घोरिया, गुर्द आदि कई पिछड़े क्षेत्रों के छोटे किसानों ने सरकार और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे समय में मदद ने हम लोगों को नई जिंदगी देने का काम किया है, वरना हम लोगों की सारी फसलें खेतों में ही पड़ी रह जाती और फिर साहूकार के कर्ज में डूब जाते। खबरों में आगे बढ़ते हैं और मुजफ्फरनगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील जनमानस को छूती दिखाई दे रही है। जनता प्रधानमंत्री राहत कोष में 7 करोड़ और मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.5 करोड़ रुपए जिला प्रशासन के माध्यम से जमा करा चुकी है। वृद्धाश्रम में रहने वाली कमला ने अपनी समस्त जमा पूंजी प्रधानमंत्री राहत कोष में देकर देशभक्ति की मिसाल कायम की है। कमला बेसहारा है और वृद्धाश्रम में रहकर जीवन व्यतीत कर रही हैं। उसकी आय का एकमात्र साधन सरकार से बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन है। उसने पेंशन का पैसा एकत्र कर 21,000 जुटाए थे, जो जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए दे दिए। कमला ने बताया कि भोजन उसे आश्रम से मिल जाता है, वो पैसे का क्या करेगी, ये देश के लिए काम आ जाएगा। चित्रकूट जिले में 38 गेहूं क्रय केंद्रों के माध्यम से 1,925 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। जनपद में 24,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है। कोरोना वायरस के चलते किसानों को गेहूं बेचने के लिए टोकन के माध्यम से नंबर और तारीख दे दी जाती है, जिससे गेहूं क्रय केंद्रों में भीड़ इकट्ठी ना हो, ना ही किसानों को केंद्र तक आने में किसी तरह की परेशानी हो। गेहूं खरीद केंद्र में कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। चेहरे को ढककर और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा जा रहा है। किसानों ने बताया कि क्रय केंद्र तक गेहूं लाने में उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन में उन्हें गेहूं बेचने की तारीख और नंबर दे दिया जाता है। किसान सरकार द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक